हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल ऑल इन वन में, जहां हम लोग लगातार कोशिश करते हैं आपके लिए ऐसे विषय पर वीडियो लाने की जिससे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके, और उसके साथ ही साथ हम लोग कोशिश करते हैं आपको हर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सहज सरल भाषा में बता सके ताकि आपको वीडियो समझने में आसानी हो। तो आज हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जिनमें हम आज़ाद हिंद फौज की गठन, लीडरशिप, मिलिट्री कैंपेनिंग, झांसी रानी रेजिमेंट की गठन और अंत में हम आज़ाद हिंद फौज के अंत के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज़ाद हिंद फौज, जिसे आईएनए के नाम से भी जाना जाता है। आईएनए का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए का गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से मुक्त कराने के उद्देश्य से किया गया था। इसकी स्थापना 1942 में भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस, जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रमुख नेता थे, ब्रिटिश ने जब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया तभी उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। बोस ने जर्मनी और जापान जैसे दूसरे शक्तियों का समर्थन मांगा। बोस ने जर्मनी की यात्रा की और एडोल्फ हिटलर सहित जर्मन नेतृत्व के साथ संपर्क स्थापित किया। उनके समर्थन से उन्होंने भारतीय नागरिक और स्वयं सेवक के साथ आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इन स्वयं सेवक में पुरुष और महिलाएं शामिल थे, जो उस समय दक्षिण पूर्व एशिया में रह रहे थे। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व 3 प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में था, जैसे सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस और जनरल मोहन सिंह। चलिए आज़ाद हिंद फौज में इन सभी का भूमिका के बारे में बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस एक करिश्माई नेता के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख नेता भी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की गठन और नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस ने आईएनए के सर्वोच्च नेता के रूप में काम किया और उन्होंने भारत को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से मुक्त कराने के उद्देश्य में शामिल होने के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीय सैनिक और नागरिकों को संगठित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अपने मजबूत नेतृत्व और जर्मनी और जापान जैसे दूसरे शक्तियों का समर्थन हासिल कराने के लिए जाने जाते हैं। रासबिहारी बोस एक भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ अलग अलग क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थे। बोस ने एक सशस्त्र बल बनाने के लिए जापान से समर्थन मांगा, जो भारत में ब्रिटिश को चुनौती दे सके। हालांकि रासबिहारी बोस ने शुरुआत में इनका नेतृत्व किया, लेकिन बाद में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को नेतृत्व सौंप दिया। जनरल मोहन सिंह, जो ब्रिटिश भारतीय सेना में एक अधिकारी थे, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए थे। वो आईएनए के पहले नेता थे और उन्होंने इसके शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि मोहन सिंह के नेतृत्व को आंतरिक संघर्ष और मतभेदों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंत में उन्हें कमान से हटा दिया गया। इन नेताओं ने कई अन्य लोगों के साथ भारत को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से मुक्त कराने के उद्देश्य में काम किया और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सैन्य बल के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में केंद्रित थे। आईएनए के द्वारा कई कैंपेन की गई, जैसे बर्मा अभियान, इम्फल अभियान, कोहिमा अभियान और रंगून आक्रमण। चलिए इन सब अभियान के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आईएनए ने बर्मा अभियान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश और मित्र देशों के सेना को पीछे ढकेलने के लिए आईएनए ने जापानी सेनाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी। फर्स्ट आईएनए डिवीजन में संगठित आईएनए की सेना ने आरक्का अभियान और उसके बाद मणिपुर और असम पर आक्रमण जैसे लड़ाइयों में शामिल। हालांकि आईएनए ने शुरुआती बढ़त हासिल की, लेकिन वो गति बरकरार रखने में असमर्थ रहे और अंत में ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा पीछे ढकेल दिए गए। इम्फल अभियान, जो भारत के मणिपुर के स्ट्रेटेजिक टाउन इम्फल पर कब्जा करने के लिए जापानियों और आईएनए के द्वारा शुरू किया गया एक बड़ा आक्रमण था। आईएनए के सेनाओं ने जापानियों के साथ मिलकर लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन अभियान विफलता में समाप्त हुआ
तब जब ब्रिटिश और मित्र देशों के सेनाओं ने इम्फल पर सफलतापूर्वक जीत हासिल की, जिसके कारण आईएनए को एक बड़ा झटका लगा। कोहिमा अभियान इम्फल के साथ साथ लड़ा गया था और इसमें भारत के नागालैंड में कोहिमा शहर पर कब्जा करने के लिए जापानियों और आईएनए ने बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश और मित्र देशों के सेनाओं ने जापानियों और आईएनए के सेना को खदेड़ दिया, जिससे लड़ाई का रुख ही बदल गया। जैसे ही मित्र देशों के सेनाओं ने बर्मा की ओर बढ़े, आईएनए ने 1945 में रंगून आक्रमण में जापानियों के साथ शामिल हो गए, जिसका उद्देश्य था रंगून पर फिर से कब्जा करना और जापानी सेनाओं को फिर से एकजुट करना। हालांकि अभियान को अंग्रेजों के कड़ी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा और अंत में विफलता में समाप्त हुआ। चलिए अब झांसी रेजिमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। झांसी की रानी रेजिमेंट एक ऐतिहासिक सर्प महिला लड़ाकू इकाई थे, जिसका गठन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। झांसी की रानी रेजिमेंट का नाम झांसी रियासत के प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा गया था, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के भारतीय विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। रेजिमेंट का गठन 1943 में सशस्त्र सेना और आईएनए में अधिकारी कैप्टन लक्ष्मी सहगल द्वारा किया गया था। उसके बाद वो रेजिमेंट के कमांडर बन गए और उनको उनके सैनिकों द्वारा प्यार से कैप्टन लक्ष्मी कहा जाता था। झांसी की रानी रेजिमेंट का प्रमुख उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना। इसमें बहादुर और समर्पित महिलाएं थे, जिन्होंने स्वेच्छा से आईएनए में शामिल होने की इच्छा जताई थी। ये महिलाएं भारत के विभिन्न क्षेत्र से आए थे और लड़ाकू बनने के लिए उन लोगों ने सैनिक प्रशिक्षण भी लिया था। रेजिमेंट ने बर्मा और भारत के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में ब्रिटिश भारतीय सेना के खिलाफ आईएनए के साथ कई लड़ाइयों में सक्रिय रूप से भाग लिया। झांसी की रानी रेजिमेंट महिला सशक्तिकरण और भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में उनके महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक बनाया। अगस्त 1945 में जापान आत्मसमर्पण के कारण आजाद हिंद फौज ने प्राथमिक समर्थक को खो दिया और सारे योजना पर पानी फिर गया। आईएनए के नेता सुभाष चंद्र बोस की अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में रहस्यमय मृत्यु के बाद आईएनए की परिस्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई और सैन्य बल कमजोर पड़ गए। उसके बाद कई आईएनए के सैनिकों को प्रतिशोध और परीक्षणों का सामना करना पड़ा। आजाद हिंद फौज की विरासत का भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आईएनए के सैनिकों के बलिदान और प्रयासों ने भारत के हर कोनों में उपनिवेशवाद विरोधी भावना के साथ ही साथ अंग्रेजों पर दबाव बनाना और राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण शक्तियों के रूप में याद किया जाता है। स्वतंत्रता के लिए उनका लड़ाई, एकजुट और स्वतंत्र भारत के विचार ने भारतीयों के पीढ़ियों को प्रेरित किया और देश के इतिहास पे एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। तो ये था आजाद हिंद फौज के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू वाला बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमारा इस चैनल का मूल मकसद है समाज में पॉजिटिविटी फैलाना। इसीलिए आज का हमारा लेसन है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस कहते थे, फ्रीडम इज नॉट गिवन, इट इज टेकन।